कि हिंदियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, हिंदियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। नमस्कार मित्रों, और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे 1858 का अधिनियम। ये 1858 का अधिनियम जो है ये 1857 के विद्रोह के बाद आता है, और ये 1857 का जो विद्रोह हुआ उस विद्रोह के बाद कंपनी के शासनकाल का अंत कर दिया जाता है, और अंत करने के बाद यह जो विधेयक लाया जाता है यह लागू होता है। और अंत करने का मतलब ही था, इसी विधेयक का उद्देश्य ही था, इस विधेयक का मूल उद्देश्य ही था कि कंपनी के शासन को अंत करना। इसी विधेयक में घोषणा किया जाता है कंपनी के शासन का अंत का। और यहाँ पर महारानी विक्टोरिया आती हैं और उन्होंने घोषणा की, और उनके घोषणा पत्र को पढ़ने का काम जो किया तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने ही पढ़ा। और लॉर्ड कैनिंग ने जो यह घोषणा पत्र पढ़ा था वह इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क, या आप कहें कंपनी गार्डन, या आप कह सकते हैं वर्तमान में जो कि चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम पर पार्क बना हुआ है, तो उसी पार्क में इस घोषणा पत्र को पढ़ा था उन्होंने। तो साथियों, ये कंपनी का अंत जो हुआ उसके पीछे अगर देखेंगे तो बहुत बड़ा जो है कारण रहा। कंपनी का यहाँ पर अत्याचार बढ़ चुका था। कंपनी में द्वैध शासन प्रणाली जो लागू थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वगैरह वगैरह, इसमें काफ़ी दोष आ चुके थे। इस दोष को ख़त्म करते हुए ब्रिटेन की संसद में एक विधेयक लाया गया, और उस विधेयक के पास होने पर ही यह अधिनियम बनता है। तो साथियों, कंपनी का जैसे हमने कहा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार बढ़ चुका था। उस अत्याचार के दौरान आपको एक उदाहरण जैसे बताते हैं कि कंपनी के जो लोग थे यहाँ के रजवाड़ों से कैसे पेश आते थे। ज़रा सा भी, थोड़ा सा भी जो है डर वगैरह नहीं होता था उनको। तो कंपनी का एक अधिकारी था, उस अधिकारी ने हमारे जो आखिरी शासक थे उनसे कहता है क्या कि दम में दम नहीं, दम में दम नहीं, खैर मांगो जान की, ऐ जफ़र अब म्यान हो चुकी शमशीर हिंदुस्तान की। तो बहादुर शाह जफ़र जी क्या बोलते हैं इसके जवाब में? वो भी बहुत बड़े शायर थे अपने आप के, मिर्ज़ा गालिब के ज़माने के थे। तो उन्होंने भी कहा कि हिंदियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, हिंदियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तो उन्होंने भी उसी पर तंज कसते हुए उसका जवाब दिया था। तो बहरहाल उस दौरान में ये सब चीज़ें कंपनी के द्वारा जब किए जाते रहे अत्याचार, तो उसके बाद यह विधेयक लाया जाता है। तो साथियों, ये जो शेर हमने पढ़ा इसको अन्यथा मत लीजिएगा, ये क्वेश्चन में आ चुका है कि ये लाइन किसकी है, ये कोटेशन किसका है, हिस्ट्री में भी आ चुका है। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा कि कौन कहा था। आइए हम लोग देखते हैं देर ना करते हुए इस विधेयक में कैसे क्या क्या था, और कैसे क्या कुछ विधेयक का प्रावधान स्टार्ट होता है, और कैसे क्या क्या प्रावधान इसमें किए जाते हैं। इसमें थोड़ा सा हम आपको ब्रीफली आपको बता देते हैं इसके अंदर है क्या। इसमें होता क्या है कि पहले जो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री तत्कालीन थे, 1857 की क्रांति जब होती है, तो उसके बाद जब इस तरह से विचार किया जाता है कि कंपनी के शासन का अंत किया जाए, तो उस टाइम पे प्रधानमंत्री जो होते हैं वो वहाँ के पाम स्टर्न थे। पाम स्टर्न जो थे, इन्होंने इस विधेयक को पेश किया, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से इनको त्यागपत्र देना पड़ता है। बाद में दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं, और वो दूसरे प्रधानमंत्री जो बनते हैं वो लॉर्ड डर्बी बनते हैं, और इन्होंने इस विधेयक को पेश किया और विधेयक पास हुआ। पास होने के बाद वह विधेयक महारानी का उस पर हस्ताक्षर हुआ वहाँ पर 2 अगस्त 1858 को। इस तरह हस्ताक्षर होने के बाद जो वह विधेयक था वही भारत शासन अधिनियम 1858 बनता है। तो यही भारत शासन अधिनियम था। आइए हम लोग देखते हैं उसमें क्या क्या प्रावधान हैं। यहाँ पर देखिएगा साथियों, यह पहली बात तो आप इसको एक लाइन ये जरूर याद रखिएगा कि भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम के नाम से यह जाना जाता है। कौन सा अधिनियम? 1858 का अधिनियम। आगे देखिएगा,
इस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और भारतीय शासन को ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के अधीन कर दिया गया। यानी कि अब यहाँ का जो प्रशासन था, कंपनी जो कर रही थी प्रशासन, वो कंपनी ना करके अब ये प्रशासन कौन चलाएगा? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में दे दिया गया। ब्रिटिश क्राउन अब यहाँ पर चलाएगी। यानी कि जैसे ब्रिटेन के जो प्रशासन चलाए जा रहे थे ब्रिटेन की गवर्नमेंट के द्वारा, वैसे यहाँ पर भी एक प्रशासन चलाने के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया गया। और अधिकारी जो होता था वह भी ब्रिटिश कैबिनेट का ही सदस्य होता था, जिसे यहाँ पे भारत सचिव के नाम से जाना जाता था। तो उस तरह से इस पर प्रशासन करने का भी इन्होंने प्लान किया और इस तरह से इसमें व्यवस्था किया। आगे देखिएगा, महारानी की इस राजकीय घोषणा को लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में पढ़ा था। तो महारानी विक्टोरिया जब यहाँ पे आई थी तो उन्होंने घोषणा किया और उनके घोषणा पत्र को लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा। कहाँ पढ़ा? आप जानते हैं, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पढ़ा, जैसा कि हमने पहले भी बताया। अगर इसके आगे वाला प्रावधान देखेंगे आप, तो इसमें देखेंगे कि भारत के जो गवर्नर जनरल महोदय थे लॉर्ड कैनिंग, जो कि तत्कालीन थे, भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल करके क्या किया जाता है कि उनको भारत का वायसराय कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? भारत का वायसराय कर दिया जाता है। और इस प्रकार प्रथम वायसराय जो हुए वह लॉर्ड कैनिंग नियुक्त हुए। कौन हुए? लॉर्ड कैनिंग नियुक्त हुए। इस तरह से लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय हुए। साथियों, यहाँ पर एक चीज़ और जानिएगा, ये वायसराय और ये गवर्नर जनरल दोनों पदनाम उस टाइम पे थे। ऐसा नहीं है गवर्नर जनरल को एकदम ख़त्म ही कर दिया गया था। जब ये गवर्नर जनरल या वायसराय महोदय, जब ये जो ब्रिटिश हुकूमत जहाँ पे थी, यानी कि ब्रिटिश प्रांत थे जहाँ पर, जैसे मद्रास हुआ, कलकत्ता हुआ, बम्बई हुआ, तो ब्रिटिश आधिपत्य के जो क्षेत्र होते थे वहाँ पर जब ये प्रशासन करते थे तो वहाँ पर ये गवर्नर जनरल के नाम से जाने जाते थे। लेकिन जब ये किसी रजवाड़े से बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर इनको क्या होता था? वहाँ पर ये क्या कहलाते थे? वायसराय के रूप में काम करते थे। समझ में आया? तो इस चीज़ को आप जानते रहिएगा। आगे देखिएगा, आगे यहाँ पे प्रावधान है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समाप्त करके भारत का राज्य सचिव पद नियुक्त किया गया। यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था, जो हमने बताया उसमें दोष आ चुका था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, उसे भंग कर दिया गया। उसके स्थान पर यहाँ पे क्या रखा जाता है? भारत सचिव का पद रखा जाता है। भारत सचिव का पद जो रखा जाता है वह ब्रिटेन की कैबिनेट का व्यक्ति होता है। उसी कैबिनेट का एक सदस्य ही भारत सचिव के नाम से नियुक्त होता है, भारत सचिव के पद पर होता है। और वो भारत सचिव भारत के प्रशासन के प्रति जवाबदेह होता है। कहाँ पर? ब्रिटेन की संसद में। तो ब्रिटेन की संसद में उसको जवाब देना होता था कि कैसे वहाँ पे प्रशासन चल रहा है, कैसे नहीं। यहाँ पर कोई गड़बड़ी हो रही तो उसको ब्रिटेन की संसद में जवाब देना पड़ता था। एक चीज़ और बात आती है कि जब ये भारत के लिए काम कर रहे हैं और रह रहे हैं ब्रिटेन में, ब्रिटेन की कैबिनेट में, तो इनको वेतन कहाँ से मिलता था? काम तो वैसे कर रहे हैं ब्रिटेन के लिए, हमारे लिए कौन सा काम करते थे, लेकिन फिर भी इनको वेतन जो दिया जाता था साथियों, इनको वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाता था। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर भारत का राज्य सचिव पद सृजित किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन की पूर्ण शक्ति निहित थी। भारतीय प्रशासन की पूर्ण शक्ति जो थी वो निहित थी। इसके आगे देखिएगा कि इनको एक परिषद की भी जो है व्यवस्था की जाती है इनके लिए 15 सदस्यीय, और उस परिषद के सलाह पर ये काम करते थे। कोई ज़रूरी नहीं था कि वो परिषद जो सलाह देगा वही मानेंगे, लेकिन इनके सलाह देने के लिए इनको क्या होता था? 15 सदस्यीय एक परिषद की भी नियुक्ति की गई थी। यहाँ पर ध्यान दीजिए, भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया और सचिव जो था ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था। इसके अलावा ब्रिटिश संसद के प्रति वह उत्तरदायी होता था। तो साथियों, यहाँ पर जो ये 15 सदस्य जो नियुक्त हो रहे हैं उनको भी हम आपको बता दें कि उनका भी जो वेतन होता था भारतीय राजस्व से ही दिया जाता था। कहाँ से? भारतीय राजस्व से ही दिया जाता था। यानी कि भारत के
यहाँ पर अगर भारत में देखा जाए तो भारत में ये काम करते थे और इसके अलावा भारत के राजस्व से ही ये वेतन भी प्राप्त करते थे। तो साथियों, आपने इस चीज़ को यहाँ पर देखा कि ये प्रावधान इसमें 1858 के अधिनियम में किए गए थे। आइए इस टाइम पे हम लोग इसको देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पर। अब देखिएगा यहाँ पर इसका जो बैकग्राउंड थोड़ा सा होता है उस चीज़ को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं फिर से। यहाँ 1857 में जब विद्रोह हुआ, वो विद्रोह किस कारण से हुआ उसका थोड़ा सा हम आपको कारण बताते हैं। यहाँ पर ब्रिटिश कंपनी जो थी उसका मूल उद्देश्य था यहाँ पर क्या, राज करने का, राज करना और यहाँ के जो आर्थिक संसाधन थे उनका दोहन करना, इन रीतियों पर चल रहा था। दूसरी चीज़, उसका विद्रोह का कारण अगर देखा जाए यहाँ पर, तो इस विद्रोह का मूल कारण जो था धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाना, तत्कालिक कारण जो था। मूल कारण जो अगर देखेंगे तो मूल कारण में कई कारण थे, आर्थिक थे, सामाजिक थे, राजनीतिक थे। आर्थिक कारणों में अगर देखेंगे तो इनकी आर्थिक नीतियाँ थीं, जैसे नील वगैरह जो ये सभी चीज़ें और वगैरह जो चीज़ें होती थी ये सभी बहुत दोहन किया जाता था इनके द्वारा, नील की खेती करो, ये करो, वो करो, देश भर का कर वगैरह। तो ये सब चीज़ें इनकी नीतियाँ, आर्थिक नीतियाँ थी, इसमें जनता परेशान होती थी। सामाजिक नीतियों में अगर देखेंगे तो ये अपनी कल्चर को जो है हमारे यहाँ की कल्चर से टकराव इनका होता ही था, तो उस टकराव से भी हमारे यहाँ के जो होता था वो भी होता था। यहाँ पर ये ब्रिटिश मिशनरियों के द्वारा धर्म परिवर्तन भी कराया जा रहा था, कई तरह से थे। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तो अस्थिरता थी ही, जान ही रहे हैं कि जितने भी हमारे रजवाड़े थे उनके सभी जो है ये प्रांत उनको कब्जे में ले रहे थे, इनका अधिग्रहण कर ले रहे थे, उन पर आधिपत्य अपना जमा ले रहे थे। यहाँ पर ये जो हमारी रानी जो थी झांसी की, उनका भी ये क्या होता है, राज्य का हड़प करने का प्रयास किया जाता है, हड़पने का। तो इसी तरह से अवध का ढेर सारे प्रांत थे, सभी का हड़पने का प्रयास करते हैं ये, और हड़प करके उस पर अपना प्रशासन चलाने का वो करते हैं। तो बहरहाल जो कुछ भी करते हैं उसी का तत्कालिक कारण होता है 11 मई को, यहाँ पर देखिएगा भारत में 11 मई 1857 को विद्रोह होता है। और इसके बाद विद्रोह के बाद 1857 में जब विद्रोह हुआ, इस विद्रोह के बाद 12 फरवरी 1858 को पाम ईस्टर्न ने भारतीय द्वैध शासन के दोषों को दूर करने के लिए संसद में विधेयक पेश किया, ब्रिटेन की संसद में। और किंतु कुछ कारणों से इन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। फिर लॉर्ड डर्बी ने विधेयक पेश किया, वो प्रधानमंत्री बनते हैं लॉर्ड डर्बी। उन्होंने विधेयक पेश किया और विधेयक पास करवा करके 2 अगस्त 1858 को महारानी का उस पर हस्ताक्षर होता है। हस्ताक्षर के बाद जो वह विधेयक जो था वह भारत शासन अधिनियम 1858 बनता है। तो इस तरह से साथियों यह विधेयक था। इस विधेयक से अगर आपका कहीं से भी कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन होता है, तो उस क्वेश्चन को आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो भी है कंटेंट वो आपको उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसी उम्मीद के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।